भाई यूपीएससी ने हमसे 2024 के यूपीएससी ने हमसे 2024 में ये पूछा कि ना जो फॉरेन बैंक हैं या अगर वो अपनी होली ऑन सब्सिडरी खोलना चाहते हैं तो क्या उनको कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई, उन्हें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। उन्हें 500 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि क्या 50% होली ऑन बैंकिंग सब्सिडी के लोग होने चाहिए, उसमें से जो बोर्ड मेंबर होने चाहिए उनमें से 50% इंडियन नेशनल होने चाहिए। नहीं भाई, हमें 33% लोग चाहिए, हम उन्हीं से ही खुश हैं। फिर इसने नेशनल हाउसिंग बैंक जो होली ऑन सब्सिडी है वो किसकी है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। अब जो यूपीएससी ने 2004 में ये पूछा था, जो व्यक्ति 2004 वाले को पढ़ लेता तो वो 2007 वाले को ईजिली ठीक कर देता। द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये होली ऑन सब्सिडरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की। ये होली ऑन सब्सिडरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके चेयरमैन को कौन वो करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है। अब इसमें जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है ना, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लाइसेंस की बात की गई है। एक तो वो बंदा खोल सकता है जो भारतीय हो, जो भारत में रह रहा हो, और उस बंदे को 10 साल का एक्सपीरियंस हो। और अगर कोई कंपनी है तो वो जो खोल रही है उस कंपनी को होना चाहिए कि वो कंपनी भारत के लोगों के हाथ में हो। मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए 200 करोड़ रुपए। और ना पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए 200 करोड़ रुपए, है ना। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अगर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनना है तो उन्हें 100 करोड़ की उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए 100 करोड़ रुपए। और आने वाले 5 साल में उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए 200 करोड़ रुपए। अब जो प्रमोटर होना चाहिए ना, प्रमोटर की जो नेटवर्थ होनी चाहिए स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए, वो 40% पेड अप वोटिंग इक्विटी होनी चाहिए। पेड अप वोटिंग इक्विटी होनी चाहिए 40%, है ना। और उसका लॉक इन पीरियड 5 साल है। और 12 साल के भीतर, जब जैसे 12 साल हो जाएंगे तो उसे अपनी इक्विटी है उसे 26% तक लाना होगा। ठीक है, उसे अपनी इक्विटी रिड्यूस 26% विद इन 12 ईयर, है ना। अगर इसमें एफडीआई निवेश कर सकती है, सेम सिस्टम है जो सर्किल कमर्शियल बैंक में है ना। अब अगर जब इनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए हो जाएगी तो उसके 3 साल के अंदर इन्हें स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनना है तो उन्हें मिनिमम 1000 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए। 5 साल के अंदर इनका सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड होना चाहिए। ग्रॉस एनपीए 3% होना चाहिए, नेट एनपीए 1% होना चाहिए, है ना। और मतलब ये लगातार 2 साल तक, ये पिछले 2 साल में ये नेट प्रॉफिट में होनी चाहिए। आरबीआई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के ऊपर गाइडलाइन निकाली है भाई। ये एक तो कंपनी भारत में रजिस्टर होनी चाहिए, भारत में रजिस्टर कंपनी होनी चाहिए, और मतलब मार्केट में तुरंत आने को रेडी होनी चाहिए, भारत में रजिस्टर होनी चाहिए, बस यही है। और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन भारत में होनी चाहिए। और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए भी आरबीआई काम कर रहा है। टेम्परेरी रिलैक्सेशन दे देगा भाई, आप ये सब काम कर रहे हो, ठीक है, पर वो ज़रूरी है। सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की डेफिनेशन देख लीजिए। ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी होते हैं, ये खुद के लॉ बनाते हैं और उन्हें इन्फोर्स करते हैं। ठीक है। अब इनका रिकॉग्निशन होना चाहिए कि इनका रिकॉग्निशन है कि उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इफेक्टिव मॉनिटर कर सकें और इन्फोर्स कर सकें कॉम्प्लायंस को। एंड वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। और ये ब्रिज का काम कर सकें फिनटेक सेक्टर के अंदर और रेगुलेटर के बीच में। आरबीआई ने नज़र बना रखी है, कोई ज़रूरत होगी तो आरबीआई खोल देगी इन्हें। फिर एक क्या हुआ, आरबीआई ने अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए कुछ गाइडलाइन निकाली है ना। मतलब उन्हें डिवाइड किया है उनके साइज़ के बेसिस पे, उनकी एक्टिविटी के बेसिस पर, उनके रिस्क के बेसिस पे, और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बेसिस पे। बेस लेयर में वो हैं जिनका 1000 करोड़ से कम का सिस्टम है, और वो जिनके जो एसेट साइज़ है वो 1000 करोड़ से कम है ना। और डिपॉजिट नहीं ले सकते। मिडिल लेयर में वो हैं डिपॉजिट ले सकते हैं, या तो 1000 करोड़ का सिस्टम है या फिर 1000 करोड़ से ऊपर का सिस्टम है। अपर लेयर में वो हैं कि भाई कि ना वो एनबीएफसी हैं अपर लेयर में, कि जो टॉप 10 एनबीएफसी हैं एसिड साइज के अकॉर्डिंग, और जिनको आरबीआई देख लेगा कि भाई तुम भी अपर लेयर में आ जाओ। टॉप लेयर में इस टाइम कोई नहीं है ना, टॉप लेयर में कोई नहीं है, एम्प्टी है। अब प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन होता है, प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन, जिसमें आरबीआई पहली बात तो किसके लिए देखता है प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन, कि भाई बैंक की माँ बहन ना हो जाए, नज़र बना कर रखता है कि भाई इसकी बदिया नहीं होनी चाहिए। इसमें पहले तो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे, फिर इसमें स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, फिर इसमें एनबीएफसी को जोड़ा गया,
देन अब इसमें रिसेंटली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जोड़ा गया है। इसमें आरबीआई एनपीए देखता है, रिटर्न ऑन एसेट देखता है, टायर 1 लीवरेज रेशो देखता है। टायर 1 लीवरेज रेशो होते हैं तो प्रमोटर की वो होती है ना, संपत्ति वो होती है। और CRAR देखता है। अब इसमें रिस्क थ्रेशोल्ड 3 होते हैं। थ्रेशोल्ड 1 की भाई ठीक है, अर्ली साइन है। थ्रेशोल्ड 2 मॉडरेट रिस्क है। थ्रेशोल्ड 3 भाई अब इसकी माँ बहन होने वाली है। अब ये मान लीजिए ये पहली बात तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए है, एनबीएफसी के लिए है, और तुम्हारा और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 2025 में जोड़ा गया है, और उससे पहले 2022 में एनबीएफसी को जोड़ा गया था। और फिर तुम्हारा उससे पहले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक तो शुरू से थे। अब जो एसिड रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी होती है, एक तो उसकी मीटिंग होनी चाहिए क्वार्टरली, है ना। लमसम अमाउंट ले लो या फिर महीने की किस्त बांध दो। जो बोर्ड की पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। 1 करोड़ से जो ऊपर का केस होगा इसमें इनको लेना ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सही है ना। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बैड लोन को कम करने के लिए, ठीक है।